नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीसीएम बाय गोविंद सर पर। पिछली कक्षा में हमने जहां पर टॉपिक छोड़ा था, आज की कक्षा में हम वहीं से फिर से टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। हम क्या पढ़ रहे थे? हम कक्षा 10 का जीव विज्ञान पढ़ रहे थे, जिसका पहला चैप्टर था जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में हमने पिछली कक्षा में जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था, वो पढ़ा था क्या? दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज पिछली वीडियो देख के इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि जो पिछली वीडियो है वो इस वीडियो से क्या है, कनेक्टेड है। अगर आप पिछली वीडियो देख के यहाँ नहीं आएंगे तो आपको हो सकता है ये कुछ कम समझ में आए, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पिछली वीडियो देख के ही ये वीडियो देखें। तो इस वीडियो में, पिछली वीडियो के हमने अंत में क्या देखा था? हमने इसका चित्र देखा था, इसकी संरचना देखी थी। आज हम इसकी क्या देखेंगे? इसकी क्रियाविधि देखेंगे कि दोहरा रक्त परिसंचरण होता क्या है, कार्य कैसे करता है। तो पिछली वीडियो में मैंने क्या बताया था? हृदय होता है और रक्त वाहिनियां होती हैं और फेफड़े होते हैं। अभी इनकी क्रियाविधि कैसे होती है हम ये चेक करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये क्या है? ये हृदय है। हृदय की क्रियाविधि मैं आपको पहले बता चुका हूं। दो आलिंद, दो निलय होते हैं, कैसे कार्य क्या करता है, तो वही सब इसमें फिर से पढ़ने वाले हैं। तो ये हृदय है आपके, ये दाया आलिंद, ये दाया निलय, ये बाया आलिंद और ये बाया निलय होता है। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले जो होता है, दाएं आलिंद और दाएं निलय में क्या आता है? अशुद्ध रक्त आता है। अशुद्ध रक्त क्या है? अशुद्ध रक्त यानी कि वह रक्त जिसमें CO2 मिला हो वो आएगा। रक्त प्लस CO2 जो है वो यहां से चलेगा। ये क्या है? ये आपकी शिरा है। ये क्या आपकी क्या है? ये आपकी शिराएं हैं। शिराएं क्या करेंगी? आप जो रक्त, जो CO2 युक्त रक्त है उसको कहां पहुंचाएंगी? दाएं आलिंद में पहुंचाएंगी। दाएं आलिंद से वह रक्त कल्पित क्या नाम है उसके, द्विवल्नी वाल्व द्वारा कहा जाएगा? द्विवल्नी कपाट द्वारा कहा जाएगा? दाएं निलय में जाएगा। दाएं निलय में जाके यही वाला जो हृदय का हिस्सा, यही क्या करता है? ये पंप करता है। तो जब यहां से रक्त पंप होगा तो ये रक्त इस रास्ते से होता हुआ, जैसे आपको दिख रहा है, इस रास्ते से होता हुआ, इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं फुफ्फुस। फुफ्फुस क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं फुफ्फुस धमनी। क्या कहते हैं इसको? इसको हम कहते हैं फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी से होता हुआ कहां चला जाता है? फुफ्फुस धमनी से होता हुआ कहां चला जाता है? फुफ्फुस धमनी से होता हुआ कहां चला जाता है? फेफड़ों के पास चला जाता है। क्योंकि इस रक्त में क्या मिली हुई है? इस रक्त में CO2 मिली हुई है। तो यहाँ पे क्या करेगा? ये रक्त प्लस CO2 है। ये रक्त प्लस जो CO2 है फेफड़ों के पास जाएगा। फेफड़े क्या करेंगे? फेफड़े इसकी जो CO2 है, इस CO2 का क्या कर लेते हैं? अवशोषण कर लेते हैं। इस CO2 का अवशोषण करने के बाद यहाँ फेफड़े इसमें क्या मिला देते हैं? ऑक्सीजन मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं? ऑक्सीजन मिला देते हैं। यानी कि यहाँ से जाता जो रक्त है वो है रक्त प्लस CO2 वाला, लेकिन जो यहाँ से रक्त निकलता है वो रक्त कैसा होता है? ऑक्सीजन युक्त होता है। अब इस रक्त को किस वाहिका द्वारा हृदय तक लाया जाता है? तो इस रक्त को फुफ्फुस महाशिरा द्वारा, फुफ्फुस महाशिरा द्वारा, फुफ्फुस महाशिरा द्वारा कहाँ लाया जाता है? हृदय के बाएं आलिंद में लाया जाता है। हृदय के बाएं आलिंद से ये रक्त द्विवल्नी कपाट द्वारा बाएं निलय में आता है। बाएं निलय से क्या होगा? बाएं निलय से हृदय फिर पंप करेगा और पंप करके इसको, इसके द्वारा, ये आपको नली दिख रही है, इसे कहते हैं देहिक महाधमनी। देहिक महाधमनी, इसको कहते हैं देहिक महाधमनी द्वारा ये शरीर में पहुंचा दिया जाएगा। शरीर में पहुंचने के बाद क्या होता है? रक्त हमारी विभिन्न ऊतकों से कोशिकाओं में पहुंचता है और कोशिकाएं जो है वो केशिका में विभाजित हो जाती हैं। ये देहिक महाधमनी रक्त को लेकर कहाँ आएगी? ऊतक के पास। ऊतक कोशिका में, और कोशिका केशिका में विभाजित होती है। केशिका में विभाजित होने के बाद जो है रक्त किसको पहुंचाया जाता है? विभिन्न ऊतकों को पहुंचा दिया जाता है। ऊतक क्या करते हैं? ऊतक रक्त से क्या करते हैं? ऊर्जा बनाते हैं और उसके पश्चात क्या देते, उसके पश्चात क्या देखते हैं? जो रक्त से ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा के साथ साथ क्या मिलता है? ऊर्जा के साथ साथ मिलता है हमको CO2, जो कि किसमें मिल जाता है? ऊर्जा का प्रयोग तो हमारा शरीर कर लेता है, किंतु CO2 किसमें मिल जाती है? पुनः रक्त में मिल जाती है। तो जो रक्त यहां से आके इधर निकलता है उसमें फिर से क्या आती है? फिर से CO2 मिल जाती है। हमने यहीं से शुरू किया था कि रक्त में जो CO2 मिली हुई है वो कहाँ जाएगी? हृदय के पास जाएगी। तो यही पूरा क्या है? यही पूरा जो आपका कहलाता है दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र कहलाता है। दोहरा रक्त परिसंचरण है क्या? फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हमने देखा कि वह ऐसा रक्त जिसमें CO2 मिली होती है उसे हम अशुद्ध रक्त कहते हैं। वह रक्त किसके द्वारा?
शिराओं द्वारा किसके पास पहुंचाया जाता है? हृदय के दाएं आलिंद में पहुंचाया जाता है। दाएं आलिंद में त्रिवलनी कपाट से होता हुआ वह कहाँ आता है? वह आता है दाएं नीले में। दाएं नीले से हृदय पंप करता है तो ये रक्त इस रास्ते से होता हुआ यानी कि फुफ्फुस धमनी से होता हुआ किसके पास जाता है? फेफड़ों के पास। आपने देखा जो रक्त यहां से चला वही रक्त यहां पहुंचा है, ठीक है, यानी कि इसमें क्या मिली हुई है? इसमें CO2 मिली हुई है। फेफड़ों का क्या कार्य होता है? फेफड़ों का कार्य होता है कि हमने जो ऑक्सीजन श्वसन क्रिया के द्वारा ग्रहण की है उस ऑक्सीजन को इस रक्त में, जो रक्त आया हुआ है फेफड़ों के पास, उसमें मिला देना और CO2 को उससे क्या कर लेना? अवशोषित कर लेना। CO2 को जो हमारे फेफड़े अवशोषित करते हैं और उसको श्वसन क्रिया में बाहर निकाल देते हैं, और जो हमने श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन ग्रहण की है उसको फेफड़े रक्त में क्या कर देते हैं? मिला देते हैं। अब ये रक्त जो अशुद्ध था ये फिर से शुद्ध हो गया, शुद्ध यानी कि ऑक्सीजन युक्त हो गया। ऑक्सीजन युक्त जो रक्त है वो फिर से फुफ्फुस महाशिरा द्वारा कहाँ आता है? हृदय के बाएं आलिंद में आता है। बाएं आलिंद से द्विवल्नी कपाट से होता हुआ वह कहाँ पहुंचता है? वह बाएं नीले में पहुंचता है। बाएं नीले से हृदय पंप करता है तो ये कहाँ जाएगा? ये इस रास्ते से होता है, ये आपको दिख रहा है इस रास्ते, यानी कि क्या है ये दैहिक महाधमनी है। दैहिक महाधमनी से होता हुआ फिर उसी जगह पहुंच जाता है, यानी कि कोशिकाओं में, ऊतकों में, और क्या होगा? फिर ऑक्सीजन ग्रहण होगी और CO2 इसको दे दी जाएगी। तो ये है आपका, ये क्या है? तो ये है आपके दोहरे रक्त परिसंचरण तंत्र की क्रियाविधि, और ये है इसका आपका चित्र। ये पेपर में के लिए इंपॉर्टेंट भी है, पेपर में आता भी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। मैंने अपना पूरा 100% दिया आपको समझाने के लिए। एक एक चीज यहाँ पे लिखी हुई है जिससे कि आपको प्रॉपर तरीके से जो क्रियाविधि है वो समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं समझने के लिए, इससे आप बाद में भी समझ सके। इसको आप अपने हाथों से फिर से एक बार चित्र बनाइएगा, क्योंकि पेपर में जो आता है सचित्र वर्णन करने के लिए आता है। तो इसका आप क्या करिएगा? इसका एक चित्र जो है खुद बनाइएगा, ठीक है। सेम टू सेम ऐसे ही बनाइएगा, क्योंकि मैंने आसान भाषा में आपको सब कुछ लिख के दिया हुआ है और समझाया हुआ है, ठीक। तो ये आपका दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र था। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो इसको हम मिटा दीजिए। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक। इसके बाद जो बचते हैं वो हमको पढ़ने हैं। क्या पढ़ना है? हमको पढ़ना है पादप हार्मोन पढ़ना है। इसकी पिछली कक्षा में जो हमने पढ़ा था, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि पौधों में संवहन तंत्र क्या होता है, पौधे पोषण कैसे प्राप्त करते हैं, पौधे उत्सर्जन क्या करते हैं, ठीक है, ये सब हमने पढ़ा था। आज हम पौधों में जो पाए जाने वाले हार्मोन हैं वो की पेपर में पूछा जाता है, बहुकल्पी में आपसे पूछा जाता है बहुकल्पी प्रश्नों में, कि इसमें से कौन सा पादप हार्मोन है, कौन सा पादप हार्मोन नहीं है, ठीक है। तो देख लेते हैं कि पादप हार्मोन क्या होते हैं। तो पादप हार्मोन जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पादप हार्मोन जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। पादप हार्मोन जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। पादप हार्मोन क्या है? पहला जो हार्मोन है उसे कहते हैं ऑक्सिन। पहले का नाम क्या है? ऑक्सिन। दूसरे का नाम है जिब्रेलिन। तीसरे का नाम है साइटोकाइनिन। और चौथे का जो आपका नाम है उसे कहते हैं एब्सिसिक अम्ल। अब ये चारों हार्मोन करते ही क्या है पादप में, तो मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ। ऑक्सिन जो हार्मोन है ये कहाँ पाया जाता है? ये प्ररोह में पाया जाता है, ठीक है। ये क्या करता है? ये प्ररोह में पाया जाता है और ये जड़ में भी पाया जाता है। ये क्या करता है? ये वृद्धि करता है। क्या करता है? ये वृद्धि करता है किसकी? प्ररोह की और जड़ की। ये शीर्ष पर पाया जाता है, प्ररोह जड़ के शीर्ष पर। कहाँ पर? शीर्ष पर। जिब्रेलिन क्या करता है? जिब्रेलिन जो आपका करता है ये भी वृद्धि करता है। ये किसमें करता है? ये पार्श्व वृद्धि करता है। किसमें वृद्धि करता है? पार्श्व वृद्धि, यानी ये पेड़ की चौड़ाई है, मोटाई है, उसमें वृद्धि करता है, ठीक है, उसमें वृद्धि करता है। साइटोकाइनिन क्या करता है? ये आपका कोशिकीय विभाजन कराता है। कोशिकीय विभाजन कराता है। कौन? साइटोकाइनिन। पेड़ की कोशिकाओं में जब तक कोशिका विभाजन नहीं होगा तब तक पेड़ की क्या होगी? वृद्धि नहीं होगी। चाहे वो प्ररोह की वृद्धि हो, चाहे वो जड़ की वृद्धि हो, चाहे वो पार्श्व की वृद्धि हो, यानी तने की वृद्धि हो। इसकी तना या कलिकाएं, ठीक है,
जो भी हो उनकी वृद्धि नहीं होगी। और एब्सिसिक अम्ल जो है ये कैसा हार्मोन है, ये वृद्धि रोधक हार्मोन है। कैसा, ये वृद्धि रोधक हार्मोन है। ये तीनों हार्मोन जो शुरू के आपने पढ़े हैं ये वृद्धि करते हैं। ऑक्सिन भी वृद्धि करता है, जिब्रेलिन वृद्धि करता है, और साइटोकाइनिन वृद्धि में क्या करता है, सहायता करता है। ये शुरू के तीनों हार्मोन जो है पादप हार्मोन, ये क्या करते हैं, ये पेड़ों में किसी न किसी प्रकार की वृद्धि को प्रेरित करते हैं। किंतु ये चौथा जो हार्मोन है जिसका नाम है एब्सिसिक अम्ल, ये वृद्धि रोधक हार्मोन है। ये पेड़ों की वृद्धियों को रोकता है। यदि पेड़ की लगातार वृद्धि करते रहेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, वो असंतुलित हो जाएंगे, वो सीधे खड़े नहीं रह पाएंगे, वो गिर पड़ेंगे। इसलिए एब्सिसिक अम्ल का होना भी क्या है, पेड़ों में आवश्यक है, जिससे पेड़ क्या हो, जिससे निरंतर वृद्धि ना करें, एक निश्चित ऊंचाई तक जाने के बाद उनकी वृद्धि क्या हो जाए, रुक जाए। तो ये चार प्रकार जो थे ये आपके पादप हार्मोन्स के थे, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइन, एब्सिसिक अम्ल। परीक्षा में किस प्रकार प्रश्न पूछता है, परीक्षा में चार प्रकार के आपको हार्मोन दे देगा और उसमें पूछेगा इसमें से कौन सा पादप हार्मोन है या नहीं है। तो जब आप इन चारों नामों को याद रखे रहेंगे तभी आपको पता रहेगा कि पादप हार्मोन जो है वो कौन कौन से हैं, उनका नाम क्या क्या है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा और इसका भी नाम जो है वो एकदम से रट लीजिएगा, ठीक है, रट ही लीजिएगा, क्योंकि ये पेपर में हर साल बहुविकल्पी में किसी न किसी रूप में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र और हमने पढ़ा पादप हार्मोन्स। तो ये जो जैव प्रक्रम का जो चैप्टर है, जो पहला चैप्टर आपका जीव विज्ञान है, वो यहीं पे समाप्त होता है। यदि कुछ आपको इसमें डाउट हो या कोई परेशानी, आपको ऐसा लगा हो कि ये टॉपिक रह गया है, तो उसको आप कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है, कि ये टॉपिक रह गया, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। बाकी आज आपका जो ये जैव प्रक्रम चैप्टर है ये खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो चैप्टर है वो उस पे चलेंगे और उसको समझेंगे अच्छे से, ठीक है। और बोर्ड की परीक्षा आपके नजदीक है तो आप अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए, जिससे कि आपके जो है बोर्ड में अच्छे मार्क्स आ सकें परीक्षा में, ठीक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत।